नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। बिजली एक आम आदमी की एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है। अब जब आप उसको मीटर नहीं लगाएंगे, फिर वो किसी तरह तार वार डाल के अपनी बिजली चलाएगा, फिर आप उससे BSES से रेट डलवाओ, उसके घर रेट डलवाओ, और फिर सेटलमेंट के नाम पर उगाइयाँ करो। जब वो ऑफिशियल लीगल तरीके से मीटर मांग रहा है, तब लीगल तरीके से आप उसको मीटर नहीं दे रहे हो, फिर आप उसके यहाँ रेट डलवा रहे हो कि ये चोरी की बिजली चला रहा है। तो देखिए, ये एक गली में उसका स्वागत हुआ हाथ डले, तो हमने हमारे एक दोस्त ने वहां गली में पूछा कि भाई तुमने तो उसका स्वागत किया गली में। उन्होंने कहा भागते हुए का लगोटा भी हाथ आ जाए तो लगोटा भी पकड़ लो उसका, ये तो हार ही रहा है। जाते जाते इसके गले में हाथ डाल के अगर हमारी गली बन रही होगी तो यार एक बार गले में हाथ डाल लो, इसके गली तो बन जाए। ये कई साल से खुद ही पड़ी है। दोस्तों, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ आसिफ मोहम्मद खान के ऑफिस में, और जैसे कि आपको बता दें कि वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से ओखला विधानसभा में विधायक का टिकट किसको दिया गया। बता दें आपको कि अरीबा खान को जो यहाँ का टिकट दिया गया विधायक का। अब यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, और यहाँ पर आसिफ साहब से भी बात, यहाँ पर अरीबा खान जी से भी बात करेंगे कि उनका जो विधायक का जो टिकट दिया गया उसको ओखला के किस मुद्दों पर काम किया जाएगा। बहुत तहे दिल से कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं ये यकीन किया कि जिस तरीके से 2 साल पहले उन्होंने मुझे टिकट दिया था काउंसलर का बड़ी उम्मीदों के साथ, और मैंने कांग्रेस पार्टी को मायूस ना करते हुए उनकी झोली में ले जाकर यहाँ से सीट जीत कर डाली थी, उसी भरोसे से इस बार उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ कि मैं इस बार भी पार्टी को मायूस नहीं होने दूंगी। जो हमारी कांग्रेस की लीडरशिप है, हमारे आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, और हमारे प्रभारी काजी निज़ामुद्दीन साहब, दानिश अबरार साहब, और तमाम जो कांग्रेस के लीडरान हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरीबा जी, एक बात बताएंगे, काउंसलर का इलेक्शन एक अलग चीज़ थी, लेकिन विधायक के इलेक्शन में आपके सामने विधायक अमानतुल्लाह खान, शिफाउर रहमान और मनीष चौधरी खड़े हुए हैं बीजेपी से, कैसे डिफेंड करेंगे इन सब? नहीं, देखिए, हमारा प्लेन और सिंपल एजेंडा है। देखिए, मैं किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहती हूँ। हम सिर्फ एक ही मुद्दे पे लेकर, जैसे मैंने काउंसिल के इलेक्शन में मेरा क्लियर एजेंडा था कि हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट के ऊपर लोगों के बीच जाएंगे, और हमारा फोकस कम्प्लीटली एंड सोलली ये होगा कि हम डेवलपमेंट कराएंगे। उसी मुद्दे के तहत हम आज भी असेंबली का जो एक उम्मीदवारी है, हम उसी मुद्दे पे रहेंगे कि देखिए, ओखला विधानसभा मुद्दों का गढ़ बन चुका है, क्योंकि यहाँ 10 सालों में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं करा गया है। आप ये देखिए कि 10 सालों में, पिछले 10 साल में ओखला को 20-25 साल पीछे खींच दिया गया है। जो दिल्ली, देखिए, मैं एक वाहिद एक लौती उम्मीदवार हूँ ओखला विधानसभा की, जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। मैं एक वाहिद उम्मीदवार हूँ जो यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, और आज भी यहीं रह रही हूँ। मैंने वो वक्त भी देखा है अपने बचपन पे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, तब कितनी खुशहाल ओखला रहती थी। और मैंने फिर बड़े होने के बाद वो वक्त भी देखा जब ओखला बिल्कुल बदहाल हो गया, जब जो बेसिक फैसिलिटीज़ और बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए ओखला की आवाम को महरूम रखा गया। तो देखिए, हालात आपके सामने जाहिर हैं कि किस तरीके से ओखला में मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर मैं कुछ मुद्दे आपको गिनाऊं तो चाहे वो सड़कें हों, आप सड़कों का हशर देखिए, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सीवेज का जो इशू है वो हो, चाहे वो बिजली के मीटर लगने का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रैफिक का मुद्दा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ हावी होने का मुद्दा हो, ये मुद्दों का गढ़ है ओखला। क्योंकि जितने चीज़ों के नाम लिया, अगर मैं इन सब चीज़ों पे आपसे सवाल करूं जी, तो जवाब बिल्कुल। आपने मीटर का नाम लिया, तो विधायक अमानतुल्लाह खान जो है अब मीटर लगवा रहे हैं, उनकी वीडियो बार-बार आती है। बिल्कुल। और सड़कें तो बना चुके हैं, 2 महीने में काफ़ी सड़कें बना चुके हैं। जी। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आप ही के चैनल के पे ये बात कही थी कि वो टेम्पररी विधायक हैं, वो 6 महीने वाले विधायक हैं। वो इलेक्शन से 6 महीने पहले निकल कर आते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो मैं बहुत काम करा रहा हूँ, और फिर गायब हो जाते हैं। 4.5 साल गायब,
या 8 साल गायब या 9 साल, जो आप एक टर्म लगा 10 साल का टर्म लगाइए, पिछले 10 सालों में कितना लोगों ने उनको देखा है या कितना उनका विकास देखा है। अब तो उनकी मजबूरी है निकल के काम कराना, क्योंकि अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो लोगों से किस मुंह से वो वोट मांगेंगे। कुछ तो उनको लॉलीपॉप देनी पड़ेगी फिर से लोगों को कि देखो अब मैं काम करा रहा हूँ। लेकिन देखिए आपने ओखला को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बिजली के मीटर की जो बात कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे अब मीटर लग रहा है? आप मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कवर किया होगा जाके, किस क्राइटेरिया पे मीटर लग रहा है? वो यही कह रहे हैं कि मतलब जिनके मीटर नहीं लगे, जिन पे इशू आ रहा था जी, वो हम क्लियर करा रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर। जी, और आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ, जो क्राइटेरिया पहले था BSES का कि आपको जो क्राइटेरिया फुलफिल करना था, आज भी BSES वही डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आज भी मना कर रहा है लोगों को। अभी आपने एक वीडियो चलाई थी कि वहाँ बटला हाउस में जो एक प्रिंसिपल हैं उनसे 50,000 रुपए मांगने आया BSES। अगर अब मीटर लग रहे हैं तो फिर BSES वाला 50,000 मांगने क्यों आया? और देखिए ये फर्जी बात है। नहीं, क्योंकि देखिए आप अगर इलाके के इश्यूज से अवेयर नहीं होंगे तो फिर आप क्या काम कराएंगे इलाके में? अगर आपको पता ही नहीं है कि इलाके में किस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, रिश्वतें मांग रहे हैं अधिकारी आके, घरों पे आके रिश्वत मांग रहे हैं। इंतहा आप देखिए, अपने ऑफिस में भी नहीं, घरों पे लोगों के आके रिश्वतें मांग रहे हैं। मैंने जो आपसे बात कही एडमिनिस्ट्रेशन हावी होने की, वो यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो रहा है कि गलियों कूचों में घुस घुस के रिश्वतें मांगी जा रही हैं मीटर लगाने के लिए। और मैं देखिए दावे से आपसे ये बात कह रही हूँ आज भी कि जो मीटर का मुद्दा है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। आज भी 2-2 लाख रुपए मीटर के लिए मांगे जा रहे हैं BSES वालों के द्वारा, लोगों को परेशान किया जा रहा है। फिर उसके बाद जब वो देखिए बिजली नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। बिजली एक आम आदमी की एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है। अब जब आप उसको मीटर नहीं लगाएंगे, फिर वो किसी तरह तार वार डाल के अपनी बिजली चलाएगा, फिर आप उससे BSES से रेट डलवाओ, उसके घर रेट डलवाओ, और फिर सेटलमेंट के नाम पर उगाइयाँ करो। जब वो ऑफिशियल लीगल तरीके से मीटर मांग रहा है, तब लीगल तरीके से आप उसको मीटर नहीं दे रहे हो, फिर आप उसके यहाँ रेट डलवा रहे हो कि ये चोरी की बिजली चला रहा है। तो देखिए ये मिली भगत है, ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत है। और जिस तरह से कांग्रेस को ये इल्जाम लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी की वोट काट रही है कांग्रेस, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसका इल्जाम लग रहा है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस वोट काट रही है। देखिए आम आदमी पार्टी तो अपने सिटिंग MLAs के टिकट काट रही है। मजे की बात देखिए आप, आम आदमी केजरीवाल आज भी ये बात कह रहे हैं कि मैं 70 की 70 विधानसभाओं में अपने फेस से लड़ूंगा। आप खुद मान रहे हैं कि आपके विधायक निकम्मे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा, वो अपने फेस पे वोट नहीं मांग सकते। जी एक बात बताइए, सिर्फ आप आम आदमी पार्टी को ही क्यों कोस रही हैं? आपके सामने MIM है, BJP है, उस पर भी लोग काफी सवाल उठाते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बोल रही? क्या BJP से जैसे कि कह रहे हैं केजरीवाल कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या? देखिए BJP तो यहाँ, मैं अगर ओखला विधानसभा की बात करूँ, BJP यहाँ कोई स्टैंड ही नहीं रखती है। और BJP की आइडियोलॉजी से सब वाकिफ हैं कि वो किस संघीय आइडियोलॉजी से काम करती हैं, और वही पैटर्न आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी फॉलो करते हैं। उसके अनगिनत एग्जाम्पल हैं, एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी के केजरीवाल जी के अनगिनत एग्जाम्पल हैं, चाहे वो मरकज़ का मुद्दा हो, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, चाहे वो आपका अभी संभल जला, संभल में बच्चे मारे गए, बहराइच जला, किस मुद्दे पे केजरीवाल जी ने अपनी आवाज़ उठाई। अभी एक आदमी को टिकट दिया गया, नरेश यादव को, जिसने कुरान की बेअदबी करी, और सिर्फ बेअदबी का इल्ज़ाम नहीं, उसको कोर्ट ने गिल्टी, उसके इल्ज़ाम साबित हो गए, ऐसे आदमी को टिकट दिया इन्होंने। और इमामों की सैलरियां रोक रखी हैं। अभी एक योजना लेकर आए जिसमें पंडितों को, और उसमें भी इमामों को महरूम रखा गया उस सुविधा से, स्कीमों से। तो देखिए ये तो बहुत क्लियर और सिंपल है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं MIM की, उस पर देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शिफा भाई हैं, शिफा भाई देखिए मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी जो एहलियाँ हैं, मैं उन्हें भाभी कहती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक बहन समान है। और शिफा भाई निहायत शरीफ आदमी है। मेरी पूरी हमदर्दी, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की भी पूरी हमदर्दी उनके साथ है कि जिस तरीके से उनको वो बिल्कुल बेगुनाह होते हुए उनको टारगेट कर रही है ये सरकार, और किस तरीके से उनकी फैमिली ने सफ़र किया है पिछले 4.5 सालों में, 4.25 सालों में। लेकिन देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, ओखला में, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? जिस वक्त जामिया में लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे, वहाँ शिफा भाई भी हुआ करते थे। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं आए यहाँ पर? जिस वक्त जमुना पार में कत्ले-आम किया गया मुसलमानों का, उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ थे? जिस वक्त शिफा भाई को अरेस्ट किया गया, उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ थे?
4.5 साल हो गए हैं शिफा भाई को जेल में और उनकी फैमिली को सफर करते हुए। क्या 4.5 साल में ओवैसी साहब की हमदर्दी फूटी नहीं कभी किसी के लिए? और सिर्फ शिफा भाई की बात नहीं है, हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज भी सलाखों के पीछे बंद हैं बेगुनाह, जिन पे यूएपीए एक्ट लगा है या और भी कोई फर्जी एक्ट लगा रखे हैं उन पे, जो बेगुनाह है। किसी के लिए भी क्या ओवैसी साहब किसी के घर गए या किसी से मुलाकात करी या किसी को लीगल एड प्रोवाइड करी उन्होंने इन 4.5-5 सालों में? जिस प्रोटेस्ट की बात करते हैं क्या आज वो, उस प्रोटेस्ट के वक्त वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जिसके लीडरान स्टेज पे भी जाते थे और वहाँ प्रोटेस्ट में उन और ख़वातीनों के साथ भी बैठते थे, शाहीन बाग की ख़वातीनों के साथ, और वहाँ पे हर वक्त अपनी प्रेजेंस देते थे और ओखला की आवाम के साथ मजबूती से खड़े रहते थे। देर आए लेकिन आए तो सही, हम दे तो रहे टिकट। नहीं देखिए, वो आप अगर आप निकालने का काम करेंगे ना जेल से, तो आप उनको टिकट दे के इस्तेमाल मत करिए, आप उनको लीगल एड प्रोवाइड करिए। आप बैरिस्टर हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आज भी सलमान खुर्शीद साहब फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। तो देखिए, जरिया होता है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप सही जरिया तो पकड़ ही नहीं रहे मदद करने का, क्योंकि आपकी इंटेंशन मदद करने की है ही नहीं। आपकी इंटेंशन है अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने की, जो वो कर रहे हैं। और देखिए, मानसिकता है उनकी, मतलब दिल्ली में 15 सीटों पे जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो, तो किसको फायदा? देखिए, अभी तक उन्होंने दो टिकट डिक्लेयर करे हैं। मैं दूसरी टिकट की भी अगर बात करूं, साहब भी उनको आज याद आए के वक्त, उससे पहले ताहिर नहीं याद आए, ना उनके वो घर गए या से मिले, ना उनके फैमिली को सपोर्ट दिया उन्होंने इतने रिसोर्सफुल होने के बावजूद, ना उनको लीगल एड प्रोवाइड करी के बावजूद। तो देखिए, ये सब एक पॉलिटिकल और एजेंडा के तहत, और हम देखिए, हम शिफा भाई से बहुत मोहब्बत हैं, सिर्फ मैं नहीं। और देखिए, उनके साथ जो नाइंसाफी लगातार कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, और सलमान जैसे मैंने बताया, और देखिए, वो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी उनका डिसीजन उन्होंने उस तरीके से वो काम। ये मैं इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और पार्टी के हाईकमांड ने, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हम पे इतना यकीन किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कांग्रेस के एक नुमाइंदे को चुनकर, यहाँ से कैंडिडेट को चुनकर, और ख़ास तौर से मेरी, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरे कहने से अरीबा को, क्योंकि मैंने अपनी दावेदारी, सबसे पहले दावेदारी मेरी थी। पार्टी हाईकमांड ने बार बार मुझसे कहा कि एक बार आप सोच लीजिए, आप लड़ना चाहते हैं या अरीबा जी लड़ना चाहती है। तो मैंने इसलिए ये फैसला लिया अरीबा के हक में, क्योंकि ओखला के लोग कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे थे कि भाई यहाँ के चुने हुए नुमाइंदा हमेशा कोई कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं, कभी जेल, थाना, चौकी, लड़ाई झगड़े। तो और उन्होंने, आम लोगों की ये डिमांड थी कि कोई फ्रेश कैंडिडेट आए जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करे। तो अरीबा को, क्योंकि वो पिछले 2 साल से भरत भी रहे, अरीबा के से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, और इसलिए अरीबा के हक में मुझे पूरा यकीन है कि अरीबा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दों को उठाएगी और एरिया में बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट करेगी, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और उसे 2 साल का कॉर्पोरेशन का तजर्बा भी है, उसे पता को किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को टैकल किया जाता है, किस तरह से बजट लाया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है। अरीबा कोई फ्रेश कैंडिडेट नहीं है, 2 साल से वो ऑलरेडी नुमाइंदगी कर रही है। वो सर, जो काउंसलर का इलेक्शन था वो एक अलग चीज़ थी, उस टाइम पर काफ़ी भारी मतों से जीती अरीबा खान, लेकिन इस बार विधायकी का इलेक्शन है, सामने अमानतुल्लाह खान है और शिफा और रहमान भी हैं, दूसरा बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो कैसे आप? देखिए, जब अरीबा काउंसलर का इलेक्शन लड़ रही थी, बहुत से आम आदमी पार्टी के लोग ये कमेंट्स पास करते थे कि जब एमएलए 5000 वोट लेकर आया तो काउंसलर तो 200, 300 लेकर आएंगे। हमने एक सीट नहीं, हमने 2 सीटें इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाली। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट निकाली, वो भी बीजेपी में चला गया। तो हम आज ओवैसी साहब आए, तो आपको पता होना चाहिए, एक बार शाहीन बाग में आए थे, एक बार ओखला हेड पर आए थे।
अपने काउंसलर को जिताने के लिए। तो यहाँ के जामिया नगर के आवाम से आप पूरे दिल्ली के आवाम को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ बड़ा सूझबूझ का मुसलमान रहता है, पढ़ा लिखा रहता है। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी आप कैंडिडेट हैं उनमें अरीबा हाईली एजुकेटेड भी है, लोकल भी है, पैदा ही दिल्ली के अंदर हुई है और उसे 2 साल का सियासी तजर्बा तो बहुत लंबा है। जिस दिन से उसने पैदा हुई है उस दिन से घुट्टी में सियासत ही उसने देखी है, लेकिन नुमाइंदगी करने का भी उसे 2 साल का तजर्बा है। आसिफ साहब अमानतुल्लाह खान 2 बार के विधायक रहे और 10 साल उन्होंने काफ़ी ओखला को दिया है, जो भी दिया है। अब अरीबा खान नया है यहाँ पर, क्या लगता है वो टक्कर कर पाएंगी 2 बार के विधायक? मैं तो कह रहा हूँ अमानत से हमारी टक्कर ही नहीं। हम अमानत को टक्कर में नहीं मान रहे। हम बीजेपी से डरा नहीं रहे, हम बीजेपी से नहीं डरा रहे। मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना ओखला के अवाम को। मैं ये कहूंगा कि डिवीजन हो जाएगा तो बीजेपी किसी कीमत पर नहीं जीत सकती। हर सेकंड पर बीजेपी रहेगी, अरीबा का और बीजेपी के मुकाबला रहेगा और बीजेपी का कैंडिडेट 50,000 वोटों को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मोदी की हवा में भी बीजेपी का कैंडिडेट, जब 2 बार बीजेपी का हवा थी, मोदी की हवा थी, तो वो क्रॉस नहीं कर पाया था। जब मोदी के नाम पर 60,000 को क्रॉस नहीं कर पाया था, तो चौधरी है, मेरा ये मानना है कि वो 50,000 वोटों को क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो भी अरीबा से बहुत पीछे रहेगा। बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। और आप 1-2 दिन में ओखला में महसूस करेंगे। आपको मैं 3 या 4 दिन का टाइम दे रहा हूं। आप जब आवाम के बीच में जाएंगे, अभी तक कंफ्यूजन था, यही तय नहीं हो पा रहा था। कंफ्यूजन था कि फला को हो रहा है, फला को हो रहा है, फला को हो रहा है। लोग उन लोगों को जानते नहीं थे, ना चेहरे से जानते थे, ना नामों से जानते थे। तो वो जब ये सोचने लगे कि शायद अगर इस तरह का कैंडिडेचर उतरा तो फाइट नहीं होगी। उन्होंने तो मतलब अभी इतनी जल्दी सड़कें भी बनवा दी, पानी की लाइन बिछवा दी है, तो कैसे करेंगे आप? मतलब इतना काम करा दिया उन्होंने, सीवर डलवा दिया। ऐसा है, एक गली में उसका स्वागत हुआ हाथ डले, तो हमने हमारे एक दोस्त ने वहां गली में पूछा कि भाई तुमने तो उसका स्वागत किया गली में। उन्होंने कहा भागते हुए का लगोटा भी हाथ आ जाए तो लगोटा भी पकड़ लो उसका। ये तो हार ही रहा है। जाते जाते इसके गले में हाथ डाल के अगर हमारी गली बन रही होगी तो यार एक बार गले में हाथ डाल लो, इसके गली तो बन जाए। ये कई साल से खुद ही पड़ी है। बात कर रहे हैं 1 लाख वोटों से जीतने की दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। 1 लाख, अगर ये 1 लाख, इसे अगर 50,000 भी वोट मिल रहे होते ना तो ये ड्रामा नहीं करता। वहाँ ट्रैफिक वालों के साथ रात ये यहाँ पर ड्रामा कर रहा था, 1 बजे पुलिस आ गई है ना। और आप ड्रामा कह रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं ओखला वालों के लिए, पुलिस वालों तो कह रहे हैं जाम हटवाओ यहाँ। अरे तो ये बात तो हम उससे कह रहे थे, कालकाजी वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्यों कह रहा है ये बात। ये जो ओखला हेड पे चालान कर रहे थे और जो गफ्फार मंजिल के मोड़ पे चालान करते हैं डेली, जो बटला हाउस चौक पे चालान करते हैं तेरे घर के पास, कम से कम ये बात उनसे पूछ लेता। 5-6 साल से चालान कर रहे हैं, यहाँ 9 नंबर पे कर रहे हैं। तू अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होकर पूछ लेना। तू स्टाफ पुलिस वाले से, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टाफ जो है ट्रैफिक पुलिस का, उनसे तू सवाल पूछ रहा है। अरे तुझे सवाल पूछ रहा है, तू एमएलए सिपाहियों से पूछ रहा है ये बात। तुझे कम से कम डीसीपी ट्रैफिक से जाके बात करनी चाहिए थी। अच्छा, आप भी काफी मजे हुए हैं राजनीति में, तो आप तो बहुत मजे हुए हैं। आपके टाइम पर जब आप पहली बार विधायक बने थे तो अरीबा खान बहुत छोटी थी, वो गई थी पब्लिक से गुहार लगाई थी। अब आप कैसी तैयारी करेंगे अरीबा खान को जितवाने के लिए, कहाँ तक जाएंगे? नहीं देखिए, अरीबा में खुद वो सलाहियत है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप किसी को ढो नहीं सकते। कब तक आप किसी को ढोएंगे? जब तक उस कैंडिडेट में या उसमें खुद अपनी वो क्वालिटीज ना हो जिस पे लोग यकीन करें या लोग उसको मानने को तैयार, जब भी वोटिंग करेंगे। ठीक है, आम लोगों तक जाने में उसको ये एक प्लस पॉइंट है कि वो आसिफ मोहम्मद खान की बेटी है ना, जहाँ से वो नुमाइंदा नहीं भी है काउंसिलर, वहाँ के भी लोग उसको इस बात से जानेंगे। ये सच्चाई है। लेकिन जब तक लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, जब तक लोग उसके कैलिबर को नहीं देखेंगे, जब भी वोटिंग करेंगे। तो मैं आखिरी सवाल है, हाँ, आखिरी सवाल है सर, यहाँ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी है,
उनको किस तरह से आप लोग कन्विंस करेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, लेकिन उनकी तरफ कहा जाता है कि ध्यान कम देते हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने एमएलए फंड का सरिता विहार जो है वो आरएसएस के का कैडर माना जाता है, पूरा सरिता विहार। वहां मैंने तकरीबन 10 करोड़ रुपए लगाए थे। 4 से तो मैंने उनकी बाउंड्रीज करवाई थी जब मैं एमएलए था। आप जाएंगे तो आप देख, उनकी पॉकेट्स में तार खींचे हुए थे। हमने कभी ये नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुसलमान। हमने चौपाल बनवाई, हमने मदनपुर खादर में चौपाल बनवाई, हमने खिदराबाद में चौपाल बनवाई, हमने ओखला वाल्मीकियों की चौपाल बनवाई, हमने जेजे में बहुत काम करवाए। हम कभी इन बातों में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं पढ़ना चाहिए कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया। आप चुन के आते हैं तो हमारी बन जाती है कि हर उस फर्द को जो आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हो, आप उसकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। चलिए, कई हजार लोग इस टाइम देख रहे हैं आपको, आखिर में छोटे से